हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम फॉर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। तो इसका स्टेटमेंट है एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हैज़ एटलीस्ट वन रूट। मतलब डिग्री 1 या उससे ज़्यादा डिग्री के पॉलिनोमियल का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट pz equal a naught a1z a2z square so on up to a n z raised to power n a n naught equals to 0 be any polynomial of degree n डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया हमने। ये तो हमें प्रूव ये करना है कि पी जेड इक्वल 0 कर दे अगर हम, मतलब इस पोलिनोमियल के रूट अगर हम फाइंड आउट करें तो कम से कम जेड की एक वैल्यू आएगी जो कि पी जेड इक्वल 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, मतलब कम से कम एक रूट इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम इसे कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम ऐसे मान लेते हैं कि इसका एक भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेट pz does not has any root। ठीक है, मतलब कि z की किसी भी वैल्यू के लिए pz 0 नहीं है। दैट इज pz is not equals to 0 for all z in finite complex plane। ठीक है, z की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए pz 0 हो जाए, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि कम से कम एक रूट होगा। मतलब 2 रूट भी हो सकते हैं, 3 रूट भी हो सकते हैं। ठीक है, डिग्री के हिसाब से। तो हमने कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, तो अज्यूम ये कर लिया कि एक भी रूट नहीं है। pz 0 किसी भी वैल्यू के लिए नहीं है z की। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, एक फंक्शन fz 1/pz से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो pz 0 नहीं है इसका मतलब 1/pz जो है इसकी कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी। fz जो है वो एनालिटिक होगा। ठीक है, लेट fz बी एनी एनालिटिक फंक्शन इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में फंक्शन fz एनालिटिक है। तो fz इक्वल हम pz की वैल्यू पुट करते हैं a नोट a1z a2z स्क्वायर सो ऑन अप टू an z रेज टू पावर n। ठीक है, अब हम यहाँ पे z रेज टू पावर n कॉमन लेते हैं, तो देखो क्या बचेगा, a नोट अपॉन z रेज टू पावर n a1 अपॉन z रेज टू पावर n माइनस 1 सो ऑन n में an। ठीक है, अगर हम z को टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच करवाते हुए लेते हैं, तो इसकी वैल्यू देखो कैसे आएगी। ये 0, ये 0, an नॉन ज़ीरो है और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0। तो इट अप्रोचेस टू 0 एज z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे जैसे z इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ जेड जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, लेट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट क्रोनिकर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड ऑफ एफ जेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन क्रोनिकर डेल्टा। मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन क्रोनिकर डेल्टा लिया है हमने, यानी कि किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा, कितना भी बड़ा कर सकते हैं, मतलब अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे जेड इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ये हमने किसी एप्सिलॉन से, पॉजिटिव नंबर से छोटा लिया। एप्सिलॉन कितना भी छोटा ले सकते हैं हम, तो इट्स लाइक अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, अब देखो हमारा फंक्शन एफ जेड जो है वो हमने एनालिटिक लिया था फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो जब ये एनालिटिक है इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूस है। ठीक है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कंटिन्यूस है, तो अगर हम मोड जेड लेस देन इक्वल क्रोनिकर डेल्टा वाला रीजन लेंगे तो वो क्लोज रीजन होगा, उसमें भी कंटिन्यूस ही होगा।
तो जब फंक्शन क्लोज रीजन में कंटिन्यूस होता है तो वो बाउंडेड होता है। ठीक है, ये रियल एनालिसिस में थियरम पढ़ी थी पिछले साल, जब रियल एनालिसिस सेकेंड ईयर में पेपर था आप लोगों के। तो हियर एफ जेड इज कंटिन्यूस ऑन मोड जेड लेस देन इक्वल क्रोनिकर डेल्टा। ठीक है, इस क्लोज रीजन के लिए कंटिन्यूस है, तो इट इम्प्लाइज एफ जेड इज बाउंडेड ऑन मोड जेड लेस देन इक्वल क्रोनिकर डेल्टा। फंक्शन एफ जेड जो है वो बाउंडेड होगा, तो बाउंडेड होगा इसका मतलब ये हुआ दैट इज मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल कोई नंबर ऐसा के नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल मोड जेड लेस देन इक्वल क्रोनिकर डेल्टा। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। जब मोड जेड क्रोनिकर डेल्टा से लेस या इक्वल है तब तो एफ जेड जो है वो के से छोटा है। ठीक है, और जब मोड जेड क्रोनिकर डेल्टा से बड़ा है तो एफ जेड एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, लेट एम इक्वल मैक्सिमम के और एप्सिलॉन। इनमें से जो मैक्सिमम है ना उसको हमने एम से डिनोट कर दिया, तो अब हम कह सकते हैं मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल कैपिटल एम फॉर ऑल जेड, फॉर ऑल जेड। ठीक है, क्योंकि मोड जेड लेस देन इक्वल क्रोनिकर डेल्टा के लिए मोड ऑफ एफ जेड जो है वो के से छोटा था। ठीक है, जब के से छोटा है तो के और एप्सिलॉन में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे भी छोटा होगा। ठीक है, सिमिलरली जब मोड जेड ग्रेटर देन क्रोनिकर डेल्टा है तो मोड ऑफ एफ जेड एप्सिलॉन से छोटा है, तो एप्सिलॉन से अगर छोटा है तो एम से भी छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ा है उसे हमने एम अज्यूम किया है। तो दोनों सिचुएशन में मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल कैपिटल एम होगा, और जब दोनों इन सिचुएशंस को कंबाइन कर लेंगे, एक में हम कह रहे हैं मोड जेड लेस देन इक्वल क्रोनिकर डेल्टा, एक में मोड जेड ग्रेटर देन क्रोनिकर डेल्टा, यानी कि फॉर ऑल जेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया एफ जेड जो है वो बाउंडेड है, एफ जेड इज बाउंडेड इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अब देखो हमने एफ जेड जब डिफाइन किया था तो वो एनालिटिक था फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अभी बाउंडेड आ गया है। तो लियोविले थ्योरम से हमने पढ़ा था कि जब कोई फंक्शन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होता है और बाउंडेड होता है तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, एंड एफ जेड इज एनालिटिक एज वेल, एनालिटिक भी है। सो बाय लियोविलेस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, एफ जेड इज कांस्टेंट। ठीक है, एफ जेड कांस्टेंट हो सकता है, सिर्फ कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो एफ जेड कांस्टेंट होने का मतलब है, देखो हमने एफ जेड जो है वन इक्वल लिखा था 1/pz, एफ जेड इक्वल 1/pz। तो एफ जेड अगर कांस्टेंट होगा तो 1/pz कांस्टेंट होगा, और 1/pz कांस्टेंट कब हो सकता है, जब a1 a2 an ये सब ज़ीरो हो। ठीक है, लेकिन हम तो कह रहे हैं an इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि कंट्राडिक्शन। ठीक है, क्योंकि an नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो लेना है हमने, और n जो डिग्री दी थी वो ग्रेटर देन इक्वल 1 दी थी हमें n की वैल्यू। तो a1 जो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब ए नोट नॉन ज़ीरो लेने से काम नहीं चलेगा, a1 a2 इनमें से कोई ना कोई नॉन ज़ीरो होगा जो हाईएस्ट डिग्री वाला है। राइट, तो अगर एफ जेड पॉलिनोमियल जो एफ जेड फंक्शन है वो कांस्टेंट आता है, इट मीन्स पी जेड कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन पी जेड कॉन्स्टेंट हो नहीं सकता क्योंकि पी जेड तो डिग्री एन का पॉलिनोमियल है, कंट्राडिक्शन हो गया। इट मीन्स हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था, और हमने क्या अज्यूम किया था, पी जेड डज नॉट हैव एनी रूट। ठीक है, तो मतलब पी जेड का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब मैं ये थियरी लिख देती हूँ, इट इम्प्लाइज पी जेड इज constant, ठीक है, which is contradiction as pz is a polynomial of degree
n ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। इट मीन्स आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। इट implies our assumption is wrong and PZ has at least one root। ठीक है, यानी कि n डिग्री का पोलिनोमियल जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल 1 है उसका कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है एवरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स, कि n डिग्री के पोलिनोमियल के एग्जैक्टली n रूट होते हैं। देखो, इससे पहले वाली थ्योरम में हमने पढ़ा कि n डिग्री के पोलिनोमियल का कम से कम एक रूट होता है। तो वो थ्योरम जो है वो रियल एनालिसिस के सेंस में वर्क करती है कि कम से कम एक रियल रूट होगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करके और आयोटा में या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो वैल्यूज़ हम निकाल ही सकते हैं। तो अब ये जो थ्योरम है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सेंस में बनती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एवरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एग्जैक्टली n रूट। अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसके एग्जैक्ट n रूट होंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट pz इक्वल an z पावर n an minus 1 z power n minus 1 so on a2 z square a1 z a naught। ठीक है, an naught equals to 0 be any polynomial of degree n। ठीक है, और n हम ग्रेटर देन इक्वल 1 लिख देते हैं। तो हमने ये डिग्री n का कोई पोलिनोमियल ले लिया। अब हमें प्रूव ये करना है कि इसके एग्जैक्ट n रूट होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं हम, लेट एफ जेड इक्वल ए एन जेड पावर n, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे जी जेड एज्यूम कर लेते हैं। सो ऑन ए वन जेड प्लस ए नॉट। ठीक है, तो एफ जेड जो है अगर हम इसके रूट्स निकालें, इसके ज़ीरोज़ निकालें, तो एफ जेड को जब ज़ीरो के बराबर करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है जेड बराबर 0 वैल्यू n टाइम आएगी, यानी कि इसके n रूट होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पी जेड है हमारा, हियर पी जेड इक्वल ये हो गया एफ जेड प्लस जी जेड। ओके, और एफ जेड के हमें क्लियर कट दिख रहे हैं कि n रूट्स है। तो रूशियस थ्योरम पढ़ी है हमने, तो उसके हिसाब से अगर उसकी जो अजम्पशंस है, जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि एफ जेड के जितने ज़ीरोज़ है या जितने रूट्स हैं उतने ही एफ जेड प्लस जी जेड यानी कि पी जेड के होंगे। और इसके तो हमें साफ साफ दिख ही रहे हैं कि n ज़ीरोज़ हैं, तो फिर पी जेड के भी n ज़ीरोज़ हो जाएंगे। मतलब अगर रूशेस यहाँ पे अप्लाई हो जाती है तो हमारा जो थ्योरम का रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रूशेस थ्योरम जो है वो अप्लाई करनी होगी। तो उसके लिए पहले तो हम एक कंटूर ले लेते हैं। लेट सी मोड जेड इक्वल कैपिटल आर, क्योंकि हम पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन की, तो बी एन ई कंटूर, क्लोज कंटूर। ठीक है, तो रोशेस थ्योरम के लिए क्या कंडीशन थी? एक तो ये थी कि एफ जेड और जी जेड एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे। तो ये एफ जेड और पी जेड जी जेड जो है दोनों एनालिटिक फंक्शन ही होंगे क्योंकि ये पोलिनोमियल्स हैं। तो एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ कंटूर। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन ये थी कि ऑन द कंटूर, कंटूर की बाउंड्री पर जो मोड ऑफ जी जेड है इट शुड बी लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन मोड ऑफ एफ जेड। तो अगर वो कंडीशन और हमने सेटिस्फाई करवा दी तो हम कह सकते हैं कि रूशेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और रूशेस के हिसाब से एफ जेड और पी जेड के सेम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, हियर एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी। ठीक है, अब हम ऑन सी कंटूर के बाउंड्री पे बात कर रहे हैं, तो अगर मोड ऑफ एफ जेड निकालते हैं तो ये होगा मोड ऑफ ए एन मोड ऑफ जेड रेज टू पावर एन।
यानी कि मोड ऑफ ए एन आर रेज टू पावर एन, क्योंकि कंटूर की बाउंड्री पे मोड जेड बराबर है आर के। ठीक है, अब मोड ऑफ जी जेड निकालते हैं, तो ये बनेगा ए एन माइनस वन जेड पावर एन माइनस वन। सो ऑन ए वन जेड ए नोट। ठीक है, लेस देन इक्वल लिख सकते हैं हम इसे मोड ए एन माइनस वन मोड जेड पावर एन माइनस वन। सो ऑन मोड ए वन मोड जेड प्लस मोड ए नोट। ठीक है, ऑन सी बाउंड्री पे लिखना है हमें, तो मोड जेड की जगह आर आ जाएगा, लेस देन इक्वल मोड ए एन माइनस वन आर पावर एन माइनस वन। सो ऑन मोड ए वन आर प्लस ए नोट। ठीक है, अब हम मोड जी जेड अपॉन एफ जेड कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मोड ऑफ जी जेड अपॉन मोड ऑफ एफ जेड। ठीक है, तो मोड ऑफ एफ जेड के बराबर तो है मोड ऑफ ए एन आर रेज टू पावर एन, मोड ऑफ जी जेड जो है वो इससे लेस देन इक्वल है, तो यहाँ जाएगा लेस देन इक्वल मोड ए एन माइनस वन आर रेज टू पावर एन माइनस वन। सो ऑन मोड ए वन आर मोड ए नोट अपॉन मोड ए एन आर रेज टू पावर एन। ठीक है, तो मोड ऑफ जी जेड अलग अलग लगा देते हैं अपॉन मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल आर रेज टू पावर एन माइनस वन कॉमन लेते हैं, तो आर रेज टू पावर एन माइनस वन ये बनेगा मोड ए एन माइनस वन मोड ए वन अपॉन आर रेज टू पावर एन माइनस टू मोड ए नोट अपॉन आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन मोड ए एन आर रेज टू पावर एन। ये पावर कट के अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन लेना है, तो हम क्या करेंगे, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। देखो आर इक्वल इन्फिनिटी नहीं ले रहे हैं हम, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आर इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा, देखो ये वन अपॉन इन्फाइनाइट ज़ीरो, ये कांस्टेंट है, और इसके अपॉन में इन्फाइनाइट यानी कि ज़ीरो हो जाएगा, तो इट टेंड्स टू ज़ीरो एज आर टेंड्स टू इन्फाइनाइट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मोड ऑफ जी जेड अपॉन मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल ज़ीरो। ठीक है, ऑन सी, क्योंकि हमने ये किया तो सी की बाउंड्री के लिए था ना, मोड जेड बराबर आर पुट किया था हमने, तो कंटूर हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन कंसीडर करना है, तो आर अप्रोचिंग इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो जब ये मॉड्यूलस ज़ीरो से लेस देन और इक्वल है, तो देखो हमें ये पता है मोड वाली चीज़ नेगेटिव तो होती नहीं है, इट मीन्स एग्जैक्टली ज़ीरो के बराबर है, तो ज़ीरो वन से तो छोटा ही है, तो हम ये कह सकते हैं मोड ऑफ जी जेड अपॉन मोड ऑफ एफ जेड स्ट्रिक्टली लेस देन वन ऑन सी। ठीक है, और मोड ऑफ जी जेड लेस देन मोड ऑफ एफ जेड ऑन सी। तो यही दो कंडीशन होती है रुशेस की, तो रुशेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं बाय रुशेस थ्योरम एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड यानी कि पी जेड हैव सेम नंबर ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, जितने एफ जेड के ज़ीरोज़ होंगे उतने ही पी जेड के भी ज़ीरोज़ होंगे, तो एफ जेड के हमें क्लियर दिख रहे हैं एन ज़ीरोज़ है, तो इसका मतलब पी जेड के भी एन ज़ीरोज़ होंगे। Since fz equal a n z raised to power n has n zeros, it implies pz that is a naught a1z a n z power n has n zeros. It means every polynomial of degree n has exactly n zeros. डिग्री n के पोलिनोमियल के n ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे फंडामेंटल थियरम ऑफ अलजेब्रा कंप्लीट होती है, इसी के साथ ये जो रेजिड्यू वाला टॉपिक था ये भी कंप्लीट होता है। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।